नमस्कार। आज हमारे बीच मौजूद है प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, जो प्रयाग की एक लोकप्रिय सांसद है और जिन्होंने राजनीति के माध्यम से कई सारी भूमिकाएं निभाते हुए इस देश के विकास और प्रगति में अपना योगदान दिया है। आज हम उनसे बातचीत करने जा रहे हैं कोविड-19 की तीसरी लहर के बारे में। रीता जी नमस्कार। रीता जी, आज सारी दुनिया कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका से बहुत ही भयभीत है। ऐसे में हमारा देश इससे लड़ने के लिए कितना तैयार है? देखिए, अमेरिका में, यूएसए में और यूरोप में तीसरी और चौथी लहर आ चुकी है, तो हम लोगों को भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो अभी आपने देखा वैज्ञानिक जो और विशेषज्ञ जो इस समय इसका अध्ययन कर रहे हैं, उनकी आशंका है कि सितंबर में फिर से कोविड की लहर आने की संभावना है, और अगर वो आई तो वो पीक पर अक्टूबर में पहुंचेगी। बार बार तैयारी की जहाँ तक आप बात कर रही हैं, कितनी भी तैयारी आप कर लें, लहर की वेलोसिटी क्या है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, कितने ज़ोर से और कितनी तेज़ी से आता है, उस पर सब डिपेंड करेगा। हम लोग तो कोशिश में है कि लहर अगर आए भी तो वो मध्यम पड़े और हम लोगों को उस पर ज़्यादा असर ना हो। इसीलिए आप देखिए कि वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई और टीकाकरण में भारतवर्ष विश्व का प्रथम राष्ट्र है जिसने लगभग 60 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया। इतना बड़ा वैक्सीनेशन का अभियान दुनिया में कहीं नहीं चला जो भारत में चल रहा है, और बार बार लोगों से विनती की जा रही है कि आप अपना टीकाकरण कराएं। शुरू में रेजिस्टेंस थी, लेकिन अब मैं देखती हूँ, मैं भी गाँव में जाती हूँ, मेरा पूरा क्षेत्र ही ग्रामीण है, लोगों में बहुत उत्सुकता है वैक्सीन लगाने के लिए, क्योंकि वैक्सीन का कोई कंट्रोवर्सी यानी उसमें कोई विपरीत उसका प्रभाव नहीं नज़र आ रहा है। तो ये कि लोगों ने करीब जहाँ सोची 300 लोगों का पहले वैक्सीनेशन मुश्किल होता था, अब एक एक बूथ पे 700-800 लोगों की लाइनें लग रही हैं। तो वैक्सीनेशन तेज़ी से चल रहा है, और क्योंकि आधी हमारी आबादी वैक्सीनेट हो चुकी है, बच्चों का भी वैक्सीनेशन अभी ट्रायल पे था, वो करीब तैयार हो गया है, तो ऐसे में वैक्सीनेशन हमको बचाएगा, ऐसा हम लोगों को लगता है। दूसरी बात यह है कि जो बार बार प्रधानमंत्री और सब कह रहे हैं कि भाई आप मास्क लगाइए। देखो, बीमारी आए उसके बाद उसका प्रबंधन हो, इससे अच्छा बीमारी आए ना वो प्रबंधन हो, उसके लिए मास्क लगाना बहुत ज़रूरी। आज ही मैं टीवी पे विशेषज्ञ को सुन रही थी, उन्होंने कहा अगर आप एक ही कमरे में जिसमें एसी है और आप अकेले नहीं और भी कोई लोग हैं तो संक्रमण का बहुत डर है। अगर आप किसी बड़े हॉल में हैं, शादी ब्याह या कोई प्रोग्राम चल रहा है और वहाँ डक्ट है एसी का और आप इकट्ठे हैं, तो 30 फीट तक भी आप सेफ़ नहीं हैं। तो अगर आप कहते हैं मास्क नहीं पहनेंगे तो 99% आप संक्रमित हो सकते हैं। और अगर आपने डबल मास्क पहना या मोटा मास्क पहना, डबल मास्क जिसको बोलते हैं, तो आपको 99% बचत है। तो आप बचना चाहोगे कि आप गिरना चाहोगे, क्योंकि गिरने के बाद तो आप जानती हैं क्या होता है। जहाँ तक आपने तैयारी की बात की कि हमारे पीएम केयर फंड से बहुत व्यापक स्तर पर ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाए गए पूरे देश में। मेरे उत्तर प्रदेश में भी जहाँ पहले 55 प्लांट्स मात्र थे, आज 555 प्लांट्स हैं, और हर अस्पताल में, हर सीएचसी में प्रयास किया गया कि प्लांट्स लग जाएं। हम लोग जो है वो पीको भी बना रहे हैं, बच्चों के लिए आईसीयू भी बन रहा है, और हर जिले में बनाए जा रहे हैं, कहीं 200 बेड का, कहीं 100 बेड का। तो मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि देखिए, हम सब चीज़ तैयारी में हैं। हम मास्क भी बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में बना रहे हैं, हम वैक्सीन भी लगा रहे हैं, हमारे पास पीपी किट्स बहुत बड़ी संख्या में कि अगर कोई दिक्कत आ जाए तो उसकी अब इस्तेमाल हो। अपग्रेडेशन ऑफ हॉस्पिटल्स हो रहा है, बेड्स बढ़ा रहे हैं, लाखों बेड्स पूरे देश में बढ़ाए गए हैं। और मैं आपसे बताऊं तो करीब उत्तर प्रदेश में मात्र 2 लाख बेड्स की हमने व्यवस्था की है। लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगी, अगर हम बचेंगे तो केवल प्रिकॉशनरी मेजर्स से बचेंगे। हमें बचने के लिए पहले व्यवस्था करनी है, अभी भी समय है, अभी कम से कम 1.5 महीने 1 महीने का समय है। अगर हम अभी से ठीक से मास्किंग करने लगे और वैक्सीनेशन करवा लें तो बहुत कुछ बचत हो जाएगी। तो मैं समझती हूँ रोग आने से पहले रोग को रोक लिया जाए। जी जी, बिल्कुल, ये बात आपने पते की एकदम सही बात कही है आपने। लेकिन जहाँ तक चिकित्सा सुविधाओं की बातें हैं,
पहली और दूसरी लहर के बाद मेरे ख्याल से हम भी काफ़ी सजग हो गए हैं, जनता जनार्दन भी काफ़ी सतर्क हो गई है और हमारे देशवासियों ने भी कई सारा योगदान दिया है, एक दूसरे को मदद करके खड़े रहे हैं एक साथ, और सरकार ने भी काफ़ी मदद की है। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि तीसरी लहर के लिए क्या हम उतने सक्षम हैं, क्या हमारी चिकित्सा सुविधाओं में उतनी बढ़ोतरी हुई है? देखिए, बीमारी ऐसी है जिसका कि कोई आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि कितने ज़ोर से और कितने इंटेंसिटी के साथ ये आएगा। लेकिन जहाँ तक मैंने आपसे कहा, तैयारी हम लोगों की है, लेकिन अब इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए पहली लहर के बाद, पहली लहर हम लोगों ने बहुत अच्छे से मैनेज करी, जब दूसरी लहर आई तो इतनी तेज़ी से और इतनी भयंकर आई कि हम लोगों के पैर उखड़ गए थोड़ी देर के लिए। लेकिन बधाई है हमारे केंद्र प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्रियों की और हमारे आपके कह लगे फ्रंटलाइन वॉरियर्स की, कि हमारे डॉक्टरों ने, नर्सों ने, वार्ड बॉयज़ ने, सफाई कर्मचारियों ने इतनी मेहनत करी कि भले हम थोड़े शुरू में लड़खड़ाए लेकिन फिर हम संभल गए। लेकिन उससे हम लोगों को ये सबक मिला कि बीमारी के आने की हमको इंतज़ार नहीं करना चाहिए। तभी रोज़ देखिए प्रधानमंत्री, रोज़ हमारे मुख्यमंत्रीगण, रोज़ हम लोग सब जनता को आगाह करते जा रहे हैं। लोग काफ़ी इस समय देखिए लापरवाह हो रहे हैं। मैं अपने बताऊं, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर और शहरों में भी लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया है। तो मास्क उतारना नहीं है, अभी भी समय है, सब मास्क चढ़ा लीजिए। बच्चों को भी मास्क पहनने की आदत हो गई थी, वो आदत को वापस लाइए और वैक्सीनेशन कराइए। और कोई इलाज नहीं है, लेकिन हम पहले से कहीं ज़्यादा मजबूती से तैयार हैं, चाहे वो ऑक्सीजन के मामले में हो, चाहे वो हमारे अस्पतालों के बेड्स के बारे में हो, चाहे आईसीयू के बारे में हो। प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से इन बातों का जो है वो मूल्यांकन कर रहे हैं और हमारे सभी जितनी भी सरकारें हैं वो भी सजग हैं। लेकिन आप देखिए केरला में थमने को नहीं आ रहा, महाराष्ट्र में नए केसेस आने लग गए, मध्य प्रदेश में भी कुछ केसेस निकल आए। तो ये खतरे की घंटी है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी इक्का दुक्का केसेस पूर्वांचल में मिलने शुरू हो गए हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर ये आएगा तो फिर आएगा, तो हम लोगों को बचना है। पहले तो ईश्वर से हम लोगों की प्रार्थना है कि ना आए, लेकिन अगर आ गया तो तरीका वही है, प्रिकॉशन लीजिए, अपनी सुरक्षा करिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज करिए। सैनिटाइज मतलब हाथ साबुन से धोते रहिए, अनायास भीड़ में मत बैठिए, एक दूसरे से दूरी बना के रखिए और अपना टीकाकरण कराइए। ये कराने से अगर लहर आई भी तो छू के निकल जाएगी, जीवन की हानि नहीं होगी। और हम अगर लापरवाह हुए तो कह नहीं सकते फिर क्या स्थिति। देखिए 135 करोड़ की आबादी में आप कितनी भी व्यवस्था कर लीजिए, अगर लहर बहुत भयानक आई तो आप संभाल नहीं पाएंगे। अमेरिका नहीं संभाल पाए, एक दिन में 1000 लोग मरे, वहाँ भी 10 दिन 15 दिन पहले एक दिन के अंदर 1000 मृत्यु हो गई। तो ये सब समझने की बातें हैं और हम लोग जागरूक राष्ट्र है। जाकर पहले बीमारी को सरकार क्या लड़ेगी, पहले हम तो लड़ें, अपने सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को मजबूत करें। और अगर हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत है तो सब ठीक है। जो घर से बाहर रहते हो ध्यान करें कि अगर वो इन्फेक्शन लेके अंदर आए तो 14 दिन में वो कभी भी उभर सकता है। तो वो 14 दिनों में आप कितनों को उसको दे देंगे, फिर वो कितनों को दे देंगे। ये तो गजब चलता है, एक आदमी 150-200 लोगों को संक्रमित करता है। तो मेरी राय यही है कि सरकार सजग है, तैयारियां भरपूर हैं, परंतु पर्याप्त हैं कि नहीं ये लहर की इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा। और हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम सतर्क रहें और तैयार रहें। जी बिल्कुल। 1 से 1000 होने में वक्त लगता नहीं है कोरोना को, इसीलिए आपने जो सारी बातें कही मेरे ख्याल से जनता को इस पर गौर करना चाहिए और बिल्कुल मास्क पहनना नहीं छोड़ना चाहिए और अपनी सावधानी खुद बरतनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं इकोनॉमी की, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को भी इन सब तालाबंदी के कारण कह लीजिए या इन सब चीज़ों के कारण हल्का सा अफेक्ट हुआ। पूरी दुनिया को झटका लगा है, हमको भी झटका लगा है। आपने देखा कैसे जीडीपी हमारा गिरा, जो जीडीपी एकदम प्लस में जा रहा था कुछ समय के लिए माइनस में चला गया, लेकिन हमारी रिकवरी बहुत तेज़ हुई है। और सारे जितने भी हमारे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी मतलब ऑब्जर्वर्स हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो चाहे अन्य हो, वो सब ये कह रहे हैं कि 7% के नीचे तो हम नहीं आएंगे।
7.4 तक हम रहेंगे, 7 के नीचे नहीं आएंगे, लेकिन हम चाहते थे और बेहतर हो। तो जिस तरह से हमने अपने, देखिए बहुत ही अक्लमंदी से हमारी सरकार ने, बधाई दूंगी मैं अपनी वित्त मंत्री को और प्रधानमंत्री जी को, कि बड़ी बुद्धिमानी से उन्होंने व्यवस्थाएं की। उन्होंने देखा कि कौन से सेक्टर हैं जो सबसे ज़्यादा रोज़गार देते हैं, तो MSME हैं, और MSMEs को जिस तरह से लोन देना, जिस तरह से उनको सपोर्ट करना, जिस तरह से जो SMEs बंद हो गए थे उनको पुनः खड़ा करना, वापस उनके एक्सपेंशन में मदद करना, तो MSMEs के ऊपर और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जोर देकर हमने जो करोड़ों लोग उससे संबद्ध हैं, अधिकतर तो वहीं से आता है पूरा हम लोगों का एम्प्लॉयमेंट, उसको खड़ा किया। उसके बाद जिस तरह से जो गरीब हैं, रेडी वाले हैं, खोंचे वाले हैं, छोटे छोटे व्यापार करने वाले हैं, इनको आर्थिक सहयोग देना। कोरोना के दौरान उनके खाते में हज़ार रुपये डालना अलग था, लेकिन उसके बाद अब 10-10 हज़ार रुपये मेरी सरकार ने यूपी में हर एक को लोन दिया है। लोन नहीं दिया मतलब अपने तरफ से उनको पैसा दिया है कि वो अपने बिज़नेस को खड़ा कर सकें। और जो श्रमिक थे, जो स्वयं सहायता समूह थे, उनको सुदृढ़ किया गया, मजबूत किया गया धनराशि के साथ। तो मैं समझती हूँ कि ये देखा गया कि कोई श्रमिक, आपका मनरेगा का विस्तरण किया गया, तो कोई भी जो, जैसे करोड़ों लोग वापस लौटे अपने घरों को, तो भूखे ना रहें। फिर जिस तरह से अनाज का वितरण हुआ, आपने देखा कि कार्ड धारकों को जो मिलता था उसके ऊपर 5 किलो अतिरिक्त प्रति व्यक्ति दिया गया, और मेरे उत्तर प्रदेश की सरकार ने 5 किलो और दिया, अन्य सरकारें भी कर रही होंगी। तो कोई भूख से नहीं मरा। आपने कहीं ये नहीं सुना होगा कि जो हमारी बेरोज़गारी थी उसकी भूख से लोग मर गए। तो ये भी एक बहुत अच्छा कदम सरकार का रहा। अब रोज़गार के लिए जितने सरकारी नौकरियां खोल दी गई हैं, सब तरफ अभी समय एडवर्टीजमेंट्स हो रहे हैं और प्रयास हो रहा है कि स्वरोज़गार की ओर लोग ज़्यादा बढ़ें। तो मुद्रा को बहुत तेज़ी से लाना, बिना कोलैटरल्स के लोन देना, महिलाओं को भी कहना, समूहों को, कि भाई आप लोन लीजिए और आपको कोई कोलैटरल नहीं देना है और कोई नहीं देना, और सारे बैंकों को ये हिदायत देना कि लोन के लिए आप किसी को मना नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है जो छोटे व्यापारों को प्रारंभ करने के लिए। फिर हमने इंपोर्ट्स के ऊपर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस लगाए जहाँ आवश्यकता थी, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए उनको भी कई सारी सुविधाएं दी। तो हर तरह से सरकार, जो कुछ लोग कहते थे कि सिर्फ ये सब मत करिए, पैसा लोगों के हाथ में इंडिविजुअली दे दीजिए, वो गलत हो जाता। क्योंकि अगर ये छोटे उद्योग बैठ जाएंगे तो पैसा लेके आदमी करेगा क्या, वो ख़त्म कर देगा, उसको समाप्त हो जाएगा। तो ये बहुत मतलब एक आप एसेट भी डेवलप कर रहे हैं और साथ ही साथ लोगों को रोज़गार भी उससे मिलेगा। अगर सड़कें बनेंगी रोज़गार मिलेगा, बिजली का वितरण होगा रोज़गार मिलेगा, कहीं पर अगर कोई फैक्ट्री बच जाएगी तो रोज़गार मिलेगा। तो इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान है और हमने अर्थव्यवस्था को संभाला है, हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है। जी, मुझे लगता है इस चैलेंज में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी है जो सरकार ने समझी और उस तरफ काम किया है, जो काबिले तारीफ़ है। देखिए, कभी भी कोई इस प्रकार का समय आता है तो आपको तय करना पड़ता है कि क्या आप करेंगे। उसकी लाभ हानि तो बाद में समझ में आती है, लेकिन सही समय पे सही निर्णय लेना, घबराना नहीं, ये बहुत सूझबूझ का काम जो मोदी सरकार ने किया। और फिर उसका प्रभाव प्रदेश सरकारों पे पड़ा। जिन प्रदेश सरकारों ने MSMEs को उठाया, खड़ा किया, जैसे मेरे प्रदेश ने 70 लाख MSMEs को उन्होंने सपोर्ट किया, 70 लाख। तो आप ये सोचिए कि ये आवश्यक था कि कोई चीज़ रुके ना, काम ना रुके। तो लोगों को सहयोग भी किया गया, किसानों को लगातार जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान का धनराशि मिलती रहे, रोकी नहीं गई, बिल्कुल समय से उनको दी जा रही है। एक साल में 6,000 रुपये प्रति व्यक्ति। और आपको लगता है 6,000, लोग कहते क्या होता है, लेकिन अगर एक परिवार में, हमारा संयुक्त परिवार चलता है, एक किचन होता है, एक रसोई होती है, और अगर एक परिवार में 5 बच्चे हैं और 5 का अलग अलग हिस्सा है, तो 5 को मिलाना 6,000। तो एक साल में अगर किसी परिवार को 50,000, 70,000, 1 लाख मिल जाता है तो वो अपनी खेती अच्छे से कर सकते हैं, अपने बच्चों का, अपने घर का व्यवस्था देख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। तो मैं इसमें, और फिर फ्री जो इलाज का था व्यवस्था की थी। अभी जो देखिए आपने, उन्होंने किया है कि जो 12 रुपये में 2 लाख का KKC पर, किसान क्रेडिट कार्ड पर 2 लाख का जो मिलता है इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा, उसको भी अब खोल दिया। ये कह दिया है कि आप प्राकृतिक आपदा में कोरोना भी जुड़ेगा,
तो अगर कहीं किसी की मृत्यु कोरोना से हुई हो और वो जाकर अपना बात बताएगा तो 2 लाख रुपए उसको उसके परिवार को कम से कम कुछ ढांढस के रूप में मिल जाएगा। तो कोई ऐसा नहीं। फिर जो बच्चों के लिए क्या, देखिए बाल कल्याण के लिए, बाल सुरक्षा के लिए सभी राज्यों ने, खासतौर से केंद्र ने भी, कि जो बेचारे अनाथ हो गए हैं, जिनके अनाथ नहीं भी हुए हैं, जिनका अर्निंग मेंबर कमाऊ परिवार का सदस्य मर गया है, उनको भी कितनी सुविधाएं, शिक्षा की सुविधा, उनके भविष्य की सुरक्षा की सुविधा, बेटियों के ब्याह की सुविधा, ये सब दिया जा रहा है। एक मुश्त कुछ धनराशि भी उनको खड़े होने के लिए दी जा रही है। उनके घर में उनको आवास, गरीब हैं तो आवास दिया जा रहा है, उनके विधवा पेंशन बनाई जा रही है। तो काम देखिए हर स्तर पर हो रहा है। बस यही है कि विरोध करने के बजाय अगर सारे राजनीतिक दल और सभी स्वयंसेवी संस्थाएं मिल जाएं और ये सारे लाभ लोगों तक पहुंचने लग जाएं, तो मैं समझती हूँ कि इस क्राइसिस को, ये जो संकट का काल है, इस पर हम काबू ले लेंगे, विजय पा लेंगे। जी जी बिल्कुल। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि मानव जाति को क्या संदेश एक कोरोना देकर गया है और क्या सीख, क्या सबक हम लोगों ने इसमें से लेना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो अभी तो ये पता चलना कि कैसे हो रहा है, ये क्यों हुआ, कहाँ से आया। सीधी सी बात है कि पर्यावरण से बहुत ज़्यादा खेलना नहीं है और केमिकल पर बहुत ज़्यादा, रसायनों पर बहुत ज़्यादा निर्भरता भी कहीं कुछ गड़बड़ कर रही है। तो ये जो हम लोगों की होड़ है आपस में न्यूक्लियर पावर बनने की, अणुशक्ति बनने की, और जो देशों के बीच में इस होड़ में जो कुछ देश हैं, चीन जैसे देश, जो सबके सर के ऊपर चढ़कर आगे जाना चाहते हैं, तो ये जिस प्रकार के हम कोई भी, देखिए कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी हम अनुसंधान करते हैं, तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अनुसंधान ऐसा तो नहीं कि आगे चल के मानव जाति के लिए खतरा बन जाएगा। तो आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो कुछ सिर्फ इसलिए नहीं कि हम बहुत बड़ी मिलिट्री पावर बन जाएं, हम न्यूक्लियर पावर बन जाएं, लोग हमसे डरें। आप डराने के लिए नहीं है, इस संसार को बेहतर बनाने के लिए शासन होता है। तो मैं ये समझती हूँ कि आवश्यक है कि इस प्रकार के प्रतिबंध लगें कि बहुत ज़्यादा लोग इस प्रकार के खेल ना खेल सकें। एक दूसरे राष्ट्र को स्वयं भी समझना पड़ेगा और सामूहिक रूप से विश्व को भी इस प्रकार की गतिविधियों पर अंकुश लगाना पड़ेगा। जी, कंपटीशन से ज़्यादा कोलैबोरेटिव पहल चाहिए। जी जी बिल्कुल। आपसे बात करके बहुत खुशी हुई और आपका इतना कीमती समय आपने हमें दिया, दूरदर्शन को दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।